सबसे पहले हम आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलना चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में लोकतंत्र और संविधान इतना ज्यादा सुरक्षित है कि बीजेपी के 4000 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जिलों के पार्टी दफ्तर में शरण ली हुई है। और ये सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये बीजेपी दफ्तर से वापस अपने घर लौटे तो टीएमसी के कार्यकर्ता इन्हें जान से मार देंगे। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि अगर ये सुरक्षित ना होता तो हमारे देश में कोई तो होता जो इसके खिलाफ आवाज उठाता और ये पूछता कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद ये सब हो क्या रहा है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोलकाता से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के बीजेपी दफ्तर की हैं, जो अब एक शरणार्थी शिविर में तब्दील हो चुका है। इस दफ्तर में बीजेपी के 150 कार्यकर्ताओं ने शरण ली हुई है, या ये कह लीजिए कि वो इसमें छुपकर रह रहे हैं, जिनमें कई महिला कार्यकर्ता भी हैं। और इनका कहना है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उस दिन इन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और यहां बीजेपी के दफ्तर में आकर शरण लेनी पड़ी, क्योंकि अगर ये अपने घरों में रुक जाते तो टीएमसी के कार्यकर्ता उस दिन इन्हें जान से मार डालते। बीजेपी के इन तमाम कार्यकर्ताओं का कसूर सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया, बीजेपी को जिताने के लिए काम किया और यह सोचा कि लोकतंत्र उनकी रक्षा करेगा, संविधान उनकी रक्षा करेगा, कानून व्यवस्था में उनकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की 42 में से 30 सीटों पर चुनाव हारने के बाद लगभग हर जिले, शहर और गांव में बीजेपी के 4000 स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से भागना पड़ा। और इस समय भी जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, तब कोलकाता, बारुईपुर, विष्णुपुर और भंजम समेत कई इलाकों के बीजेपी मुख्यालयों में पार्टी कार्यकर्ता छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, अदालतें और राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया है कि पश्चिम बंगाल में अब 19 जून की बजाय 21 जून तक सुरक्षा बलों की 400 कंपनियां तैनात रहेंगी। और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि बीजेपी के इन 4000 कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। लेकिन इस सब के बावजूद देश में कहीं भी पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हमने बीजेपी के दफ्तर से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई है, ताकि आपको यह पता चल सके कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, हमारे संविधान की क्या स्थिति है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम कहते तो हैं कि यह लोकतंत्र है और हम कहते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। लेकिन उस उत्सव में अगर कोई विरोधी पार्टी के लिए काम करे तो उसकी जान कैसे खतरे में आ जाती है, इसे हम कैसे लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं। विपक्षी दलों ने इस बार का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा था और आपने राहुल गांधी की ये तस्वीरें चुनाव प्रचार के दौरान जरूर देखी होंगी, जिनमें वो अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर रैलियों में जाते थे और कहते थे कि अगर देश में बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यही बात पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहा करती थी। और ये पूरा चुनाव सिर्फ इस मुद्दे पर लड़ा गया कि संविधान खतरे में है और हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब देश में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाकर संविधान को नमन किया। जबकि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव जीती तो वहां बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता अब पार्टी दफ्तरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और इसीलिए आज पूरे देश को, आप सबको खुद यह तय करना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान को असल में खतरा किससे है। पिछले 6 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 50 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें भी एक कार्यकर्ता की हत्या इसी महीने की 2 तारीख को हुई है, जिसमें आरोपियों ने हफीजुल शेख नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की पहले गोली मारकर हत्या की और बाद में उसका सिर तन से जुदा कर दिया। लेकिन सोचिए, इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार का पूरा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर लड़ा और वो इन मुद्दों पर चुनाव
जीत भी गई। आज हमने ममता बनर्जी का पिछले महीने का एक बयान आपके लिए खास तौर पर निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीत गई तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, देखिए। अगर ये मोदी सरकार आएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, कोई मां बहन का इज्जत नहीं रहेगा, उसको फेंक दो। आज हम यही कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है और जिस तरह की स्थिति चल रही है उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद पश्चिम बंगाल जाने के लिए भी भारत के नागरिकों को एक अलग वीजा लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को जिन्होंने उन्हें वोट दिया और उन लोगों को जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया, उन सबको समान अधिकार प्राप्त है। वो सभी भारत के नागरिक हैं और ममता बनर्जी को इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीति लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे देश में और चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी किसी भी कार्यकर्ता को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने मनपसंद नेता को चुन सके, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपनी मनपसंद पार्टी के लिए काम कर सके, उस पार्टी का कार्यकर्ता बन सके, आगे चलकर उस पार्टी का नेता बन सके। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में एक विरोधी पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ऐसे ही दमन होता रहेगा तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा, संविधान कहां बचेगा। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि पूरा देश अभी इस मामले पर खामोश बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो लोकतंत्र को खतरे में बताकर इतना शोर मचा रहे थे, आज उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर नहीं पड़ रही है और ये खबर आज हमने सबसे पहले इसीलिए दिखाई ताकि देश थोड़ा जागे और वो सारे लोग जिन्हें लोकतंत्र की बड़ी चिंता रहती है, संविधान की बड़ी चिंता रहती है, वो पश्चिम बंगाल की तरफ भी देखें और ये भी देखें कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी पश्चिम बंगाल का नागरिक है और उसे भी वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो बाकी देश के हिस्सों में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। इसलिए ममता जी से आज ये गुजारिश होगी कि वो इन कार्यकर्ताओं के जान को बख्श दें और वो अपनी पुलिस को भेजकर ये सुनिश्चित कराएं कि ये सारे कार्यकर्ता अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों में लौट जाएं। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये खबर है अयोध्या के बारे में। आपने भी अयोध्या की फैजाबाद सीट के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा जहां से बीजेपी हार गई। असल में बीजेपी सीट तो बहुत सारी हारी, इस बार 201 सीट हारी है बीजेपी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को ये फैजाबाद सीट हारने पर हुआ है क्योंकि इसी फैजाबाद सीट में अयोध्या नगरी भी आती है और उसी की वजह से एक कहानी बनाकर पेश की जा रही है लोगों के सामने। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार के बाद से लगातार हमारे देश में अयोध्या के लोगों की ट्रोलिंग हो रही है और अयोध्या वासियों को गद्दार बताया जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी अब सूना पड़ा है, अब वहां श्रद्धालुओं की भीड़ खत्म हो गई है और बीजेपी के हार का कारण अब बीजेपी के हारने की वजह से अब श्रद्धालु राम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए चुनाव हारी क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए हजारों मकानों, दुकानों और कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया और इसके बदले में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, जिसकी वजह से अयोध्या वासी बीजेपी से नाराज हो गए और अयोध्या वासियों ने बीजेपी को इस बार हरा दिया। और इन सारी बातों पर आपने शायद विश्वास भी कर लिया होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी रील्स, इतने सारे पोस्ट सिर्फ अयोध्या के बारे में चल रहे हैं और विरोधी पक्ष जो है वो भी लगातार बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि देखिए अयोध्या वासियों ने ही बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसका मतलब राम मंदिर की कोई लहर कहीं है ही नहीं। और आपको भी शायद यही लग रहा होगा कि अयोध्या के लोग वाकई में गद्दार हैं और अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वहां राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों के घर, मकान और दूसरे मंदिर तोड़ दिए गए थे। लेकिन हकीकत में ये सारे दावे गलत हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, झूठ आग की तरह फैलता है और सच्चाई को सामने आने में समय लगता है और इसीलिए आज हम सच्चाई को आपके सामने ला रहे हैं।
सच्चाई यह है कि बीजेपी अयोध्या में नहीं बल्कि फैजाबाद में चुनाव हारी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें पहला क्षेत्र है अयोध्या, दूसरा क्षेत्र है रुदौली, तीसरा है मिल्कीपुर, चौथा है बीकापुर और 5वां है दरियाबाद। तो फैजाबाद लोकसभा की जो सीट है उसका जो पूरा विभाजन है इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो कुछ इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी लोकसभा सीट 5 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है। इन 5 विधानसभा सीटों में सिर्फ अयोध्या की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव में हराया है और बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराया। और इससे यह पता चलता है कि जिस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बना उस अयोध्या के लोगों ने तो बीजेपी को चुनाव जिता दिया और वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 4,500 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन जो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्र थे वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिले, वहां बीजेपी हार गई, जिसके कारण बीजेपी इस बार फैजाबाद की सीट लगभग 50,000 वोटों से हारी है। इसके अलावा यह दावा भी बिल्कुल गलत है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वजह से जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया वो लोग मुआवजा न मिलने से बीजेपी से बहुत नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दिया। सच्चाई यह है कि जिस अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कें, हाईवेज बनाने के लिए मकानों और दुकानों को तोड़ा गया वहां तो बीजेपी हारी ही नहीं। बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों में हारी है जहां ना तो मंदिर बना और ना ही उसकी वजह से किसी का कोई मकान या दुकान तोड़ा गया। उदाहरण के लिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की जिस दरियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी, वो सीट अयोध्या जिले में नहीं बल्कि बाराबंकी जिले में आती है। एक और तथ्य यह भी है कि अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट और सड़कों को चौड़ा करने के लिए जिन लोगों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से 1,253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। 5253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और यह राशि सरकार ने समय से, बिल्कुल ठीक समय से लोगों के बैंक खातों में जमा करा दी थी और यह जानकारी खुद अयोध्या जिले के प्रशासन ने दी है। अगला विश्लेषण उन तमाम लोगों के लिए है जो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लगातार हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, कई लोग तो रोज भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और यह खबर आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। यह खबर मुंबई के मलाड से आई है जहां एक डॉक्टर ने एक फूड डिलीवरी ऐप से अपने और अपने परिवार के लिए 3 आइसक्रीम्स ऑर्डर की, लेकिन इस दौरान इनमें से एक आइसक्रीम में किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली, जिसे देखकर इस आइसक्रीम को खाने वाले डॉक्टर हैरान तो रह ही गए, बहुत डर गए। इसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और फिर पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस आइसक्रीम में मिले अवशेष एक इंसान की कटी हुई उंगली ही है। पुलिस ने 3 और जानकारियां दी, जिनमें पहली और बड़ी जानकारी यह है कि यह आइसक्रीम यमो नाम के ब्रांड की है। यमो आइसक्रीम है जिसे वाको नाम की कंपनी बनाती है और फिलहाल मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली समेत 30 से ज्यादा शहरों में यह आइसक्रीम बिक रही है। दूसरा, रैपर पर लिखी जानकारी के मुताबिक इस आइसक्रीम का उत्पादन यानी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1 महीने पहले हुई थी और इसका मतलब यह है कि अगर यह आइसक्रीम 1 महीने पहले बनाई गई थी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने पहले हुई है, तो मतलब यह है कि इस आइसक्रीम में यह कटी हुई उंगली भी लगभग 1 महीने से ही पड़ी होगी। और तीसरी जानकारी यह कि जिस फैक्ट्री में इस आइसक्रीम को बनाया गया वहां पुलिस ने कार्रवाई की है और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस कटी हुई उंगली का कोई कनेक्शन किसी व्यक्ति की हत्या से भी हो सकता है। पुलिस ने इस उंगली को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इस मामले में आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी एक केस दर्ज कर लिया है, जबकि इस आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि जिस आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली वो आइसक्रीम एक थर्ड पार्टी फैक्ट्री में बनी थी और अब कंपनी ने उस फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया है और वहां बनी सभी आइसक्रीम्स की जांच अब की जा रही है। मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम,
और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था, यमो ब्रांड का। नॉर्मली खा रहा था तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक मैंने पहले का था वो, और एक मैंने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा वो 7% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। हमने कंप्लेंट दर्ज की है और वो जो पार्ट है वो हमने सीज किया है, और वो सीज किया हुआ पार्ट आज हम लोग फॉरेंसिक को भेज रहे हैं। ट्रेल को लेकर के कुछ अब तक आइडेंटिफाई हुआ पुलिस किस तरीके से उसको ट्रेल फाइंड आउट? वो तहकीकात अभी जारी है कि हमने कि वो जो आइसक्रीम है वह कहाँ से आया, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, उसके पीछे कौन है, इसकी अभी तलाश जारी है। आगे बढ़ने से पहले जरा बैठे बैठे अगर आप हमें देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, आपने बिरयानी ऑर्डर की है, कुछ भी, और उसमें से आपको एक इंसान की कटी हुई उंगली मिल जाए और वो आपके मुंह में भी आ जाए। क्या करेंगे आप? आपकी स्थिति कैसी होगी? और सोचिए, अब ये भी हो चुका। खाने पीने का जो सामान ऑनलाइन आता है उसमें मरी हुई छिपकली, कीड़े मकोड़े, कांच के टुकड़े, कंकड़ या कॉकरोच और कई बार बाल मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में इस तरह से किसी इंसान की कटी हुई उंगली निकली है, और पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन हम आपसे आज यही कहेंगे कि जब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ये सिस्टम आया है हमारे देश में, तब से हमारे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए अगर आप भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर दिन अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप्स पर 30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स आते हैं। 30 लाख हर रोज, और ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। और एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पटना जैसे शहरों में ज्यादातर परिवार अब हर हफ्ते कम से कम एक बार ऑनलाइन फूड जरूर ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन फूड को लेकर शिकायतें भी बहुत होती हैं। एक कड़वा सच यह है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। और आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो चुके हैं, और कल हम आपको इस G7 समिट के बारे में विस्तार से सारी बातें बताएंगे कि वैश्विक राजनीति कैसे काम कर रही है। तो आज की जो तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनमें आपको भारत के नमस्ते की ताकत नजर आएगी। इस बार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नमस्ते करके G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के इटली पहुंचने से पहले भारत का नमस्ते इटली के G7 समिट में पहुंच गया है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो होस्ट हैं इस G7 समिट की, और जब मेहमान आ रहे हैं तो वो अपने मेहमानों का स्वागत इस बार नमस्ते करके कर रही हैं। आप भी देखिए। तो ये नमस्ते की ताकत है, और जॉर्जिया मेलोनी जो है, आप देखिएगा, कल भी हो सकता है आपको ये सब बातें देखने को मिले, लेकिन आज जब वो अपने मेहमानों का स्वागत कर रही थी तो देखिए कुछ इस तरीके से नमस्ते करके उन्होंने स्वागत किया है। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने नमस्ते किया और अपने मेहमानों का कुछ इस प्रकार से आज उन्होंने स्वागत किया है।